हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को दी एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिजिक्स के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आइए हम लोग आज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, कुछ परिभाषित शब्द हैं जिसको समझना बेहद जरूरी है। बिना समझे हुए आप गोलीय दर्पण को नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसके देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में मैंने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, याद होगा आप लोगों को। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। मैं बताया था कि एक का नाम था अवतल और एक का नाम था क्या, उत्तल। शायद आप लोग पहचान के रखे होंगे बाबू, यह था मेरा, लगता है क्या याद होगा आप लोगों को, यह था मेरा अवतल। और यह भी आप लोगों को याद होगा, यह था आपका क्या, यह था आपका उत्तल। मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि आप तो जरूर देखे होंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, मैंने आपको बताया था। अब इसी के बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल से जानकारी प्राप्त करना है। इसमें कुछ टर्म है जैसे ध्रुव क्या होते हैं, द्वारक क्या होते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है। इन तमाम चीज के बारे में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं इससे टर्म क्या है। उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला ध्रुव, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। दूसरा द्वारक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है अपर्चर। तीसरा टर्म है प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा है प्रधान अक्ष, या इसे हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। पांचवा है बाबू वक्रता त्रिज्या। छठा है, इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद है फोकस बिंदु, अंग्रेजी में कहा जाता है फोकल पॉइंट। सातवां है फोकस दूरी, कहा जाता है फोकल लेंथ। इतना टर्मिनोलॉजी को आपको समझना होगा। ध्रुव क्या होता है, द्वारक क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होते हैं, प्रधान अक्ष क्या होते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है। फोकस बिंदु अलग बातें हैं और फोकस दूरी अलग बातें हैं। इस सब को हम लोग देखिए ध्यान से समझते हैं। अवतल दर्पण में भी सब चीजें होती है सातों, और उत्तल दर्पण में भी सब चीजें होती है सातों, कने कने रहता है। आइए हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सब लोग, ध्यान से सब लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको अवतल दर्पण में बताता हूं। यह मेरा दर्पण है, सब टर्म को मैं आपको समझा दे रहा हूं, और यह भी आपके पास दर्पण है। दोनों को पहले आप एक साथ समझ लीजिए। दर्पण को हम लोग प्रायः एम से डिनोट करते हैं।
यह पता है कौन दर्पण है? सबको पता होगा, अवतल दर्पण। यह कौन दर्पण है? यह आपका उत्तल दर्पण है। सबसे पहला टर्म हम ध्रुव को समझते हैं, उसमें भी समझेंगे और इसमें भी समझेंगे। कहता है दर्पण है तो कहूं न कहूं तो मध्य बिंदु होगा। इसी मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव। इसी मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को हम लोग P से डिनोट करते हैं। अवतल दर्पण है तो मध्य बिंदु है, तो क्या उत्तल दर्पण होगा तो कहूं मध्य बिंदु नहीं होगा, इसी मध्य बिंदु होगा। इसको भी हम लोग कहेंगे P, इसको भी हम लोग जो है P कहेंगे। यह भी मेरा ध्रुव है। मतलब कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। यहां तक तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग आगे आएंगे कि गोलीय दर्पण है तो कोई ना कोई तो पहले गोला ऐसे रहा होगा। बोर्ड पे देखिए सब लोग। जब यह गोलीय दर्पण है तो कोई ना कोई गोला का भाग है, और जब ये गोला का भाग है तो कहूं ना कहूं इसका तो सेंटर होगा, कहूं ना कहूं तो केंद्र होगा। इस केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। इस केंद्र का नाम है वक्रता केंद्र। यह भी जो है कोई ना कोई तो गोला का पार्ट ऐसे रहा होगा। जब गोला का पार्ट रहा होगा, इसी गोला से कट के यह बना है, इसी गोला से यह कट के बना है, निश्चित है। तब इसका भी कहूं ना कहूं तो सेंटर होगा। इस सेंटर को कहा जाएगा C और उसी का नाम है वक्रता केंद्र। मतलब कि वक्रता केंद्र क्या है? कोई भी गोलीय दर्पण, चाहे तो उत्तल हो चाहे तो अवतल हो, कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उस गोला के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब वक्रता केंद्र को हम लोग प्रायः C से सूचित करते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद एक टर्म है बाबू यहाँ पर द्वारक। अब हम लोग द्वारक को समझते हैं। द्वारक का मतलब कि दुआरी, गेट, जिससे आदमी इन करता है, ढूंढता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको तो समझ में आ गया, यह गोला का एक पार्ट था। ये जो दिखाई दे रहा है इतना चौड़ा, यहां से यहां तक ई वाला, इसी को हम लोग कहते हैं द्वारक। यही मेरा द्वारक है। यही मेरा क्या है? ये जो मेरा है यही मेरा द्वारक है। मतलब कि जब भी इन्हें से प्रकाश की किरण जाएगा तो इन्हें मुझे पार कर जाएगा, इससे टकराएगा नहीं। इसका मतलब कि यहाँ मुझे ऐसे आएगा, इसका मतलब कि यह द्वारक के अंदर में है। तो दर्पण की जो चौड़ाई होती है, ये जो चौड़ाई दिखाई दे रहा है, इसी दर्पण की चौड़ाई को हम लोग द्वारक कहेंगे। यह द्वारक यदि बड़ा होगा तो दर्पण भी बड़ा होगा, ये द्वारक यदि छोटा होगा तो दर्पण भी छोटा होगा। मतलब कि आने वाली किरणें दर्पण पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कितना आएगा, वह द्वारक पर ही डिपेंड करेगा। यदि द्वारक छोटा होगा तो किरण कम आएगा, कम किरणें जो है दर्पण पे आएगी। यदि द्वारक बड़ा होगा तो ज्यादा से ज्यादा किरणें जो है दर्पण पे आपतित होगी। ये आपको बिल्कुल क्लियर है कि दर्पण की जो चौड़ाई होती है, उसी चौड़ाई का नाम क्या है? उसी चौड़ाई का नाम है द्वारक। अब थोड़ा सा हम लोग प्रधान अक्ष को समझने का प्रयास करते हैं कि प्रधान अक्ष क्या है। सब टर्म को समझिएगा, सब टर्म को समझते चलिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। प्रधान अक्ष क्या कहता है उसको सुनिएगा ध्यान से सब लोग। कहता है कि वह सरल रेखा, प्रधान अक्ष एक प्रकार का सरल रेखा है। कैसी सरल रेखा है? वह सरल रेखा जो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। जो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, क्या यह सरल रेखा है? यह ध्रुव से भी होके जा रहा है, वक्रता केंद्र से भी होके जाती है। तो जो सरल रेखा ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होती हुई गुजरती है, जो सरल रेखा ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होती हुई गुजरती है,
उसे हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। अब प्रधान अक्ष को x या x डैश से, x और x डैश से हम लोग सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष को हम लोग x और x डैश से सूचित करते हैं। प्रधान अक्ष को हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से भी जानते हैं। यह भी आपको क्लियर हो गया। प्रधान अक्ष को भी आपने समझ लिया। अब है वक्रता त्रिज्या। तब वक्रता त्रिज्या तो आप जानते हैं कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका केंद्र है, ये आपका परिधि है। तो ये जो दूरी दिखाई दे रहा है इसी दूरी का नाम है वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी पूछा जाए तो क्या यह आपका डिस्टेंस है, ये वक्रता केंद्र है, ये आपका ध्रुव है। मतलब कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम r से सूचित करते हैं। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से देख रहे होंगे, नियमन से सुनते होंगे, तो सब चीज की आपको आराम से क्लियर होती जाएगी। और नहीं सुनिएगा गांठ बांध लीजिएगा, हम नहीं समझ में आएगा। चलिए अब समझते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या है? फोकस बिंदु क्या है उसको समझिएगा। कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण। प्रधान अक्ष के समांतर मतलब कि ऐसे आया तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है। प्रधान अक्ष के समांतर ऐसे आया तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, तो दर्पण में तो खाली परावर्तन होता है, दर्पण में तो अपवर्तन होता नहीं है। अपवर्तन की कहानी कहाँ आएगा? लेंस में आएगा। मतलब कि फोकस बिंदु परावर्तन के बाद भी मिलता है और फोकस बिंदु अपवर्तन के बाद भी मिलता है। फोकस बिंदु दर्पण में भी होते हैं और फोकस बिंदु लेंस में भी होते हैं। तो प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण में आएगा तो परावर्तन होगा या होता हुआ प्रतीत होगा। यदि प्रधान अक्ष के समांतर लेंस में आएगा तो अपवर्तन होगा या अपवर्तन होता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पर बताइए कि दर्पण है, ये भी मेरा दर्पण है, तो यहाँ पर परावर्तन होगा कि अपवर्तन होगा? तो दर्पण से हमेशा परावर्तन होते हैं और लेंस से अपवर्तन होते हैं। जब परावर्तन होगा तो दो तरीका से होगा, एक वास्तविक में होगा तो एक होता हुआ प्रतीत होगा। जो वास्तविक में होगा एकदम वास्तविक किरण द्वारा मिलेगा और जो आपको काल्पनिक में होगा वैसे डॉट से मिलेगा। मतलब कि यह वास्तविक किरण है और यह काल्पनिक किरण है। वास्तविक किरण को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं और काल्पनिक किरण को हम लोग टूटी हुई किरण से इस प्रकार से टूटा हुआ से डिनोट करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं फोकस बिंदु को फिर से। प्रधान अक्ष के समांतर आया, वहां भी आया और यहाँ भी आया। अब जाएगा कैसे भाई? ये देखिए यहाँ से ऐसे पत्ते प्रधान अक्ष को कहूँ न कहूँ काटेगा, काट दिया। अरे यहाँ से आवेगा तो उस इसका ढाल की साइड में है तो वह ऐसे जो है ऐसे भागेगा। उधर भाग गया, इधर क्यों देखिएगा? वास्तविक में आ रहा है कि आता हुआ प्रतीत हो रहा है? आप ही बताइएगा। ये आ रहा है कि आता हुआ प्रतीत हो रहा है? ये आ रहा है कि आता हुआ प्रतीत हो रहा है? तो ये आ रहा है तो आने के बाद यहाँ भी आपको एफ मिला और यहाँ भी आपको एफ मिला। तो यह एफ आपका वास्तविक है और यह एफ आपका क्या है? काल्पनिक है। क्योंकि वास्तव में किरण जो है परावर्तन के बाद उस साइड में गया है, जिसे हम बैक डोर में लाते हैं, ले आते हैं पर यदि कल्पना करते हैं कि शायद ऐसा पीछे आता तो यह प्रधान अक्ष को यहाँ पर काटता। यह कल्पना किया हुआ है, इसलिए यह जो मेरा बिंदु है इस बिंदु को फोकस बिंदु तो नाम देंगे, लेकिन क्या यह वास्तविक फोकस बिंदु है कि काल्पनिक फोकस बिंदु है? तो आपका जवाब आएगा कि सर यह काल्पनिक फोकस बिंदु है। यह बताइए किरण आया है, अब बिल्कुल परावर्तित होने के बाद आपको आंख के सामने दिखाई दे रहा है कि इधर जा रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि उधर जा रहा है, लेकिन कल्पना करके सोच रहे कि पीछे भी आएगा तो यहाँ पर काटेगा। तो यहाँ पर कल्पना है, वास्तविक किरण उधर भाग रहा है। तो यह जो फोकस आपका है ये आपका वास्तविक फोकस है, ये आपका काल्पनिक फोकस है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में गया कि अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है?
आपका जवाब होगा कि वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है, तो आपका जवाब होगा कि काल्पनिक होता है। मतलब कि फोकस भी दो प्रकार का, फोकस बिंदु भी दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक फोकस बिंदु और काल्पनिक फोकस बिंदु। यदि वास्तव में यदि फोकस की प्राप्ति हो रही है तो उसे हम वास्तविक फोकस कहेंगे। यदि एज्यूम कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, टूटी हुई किरण से यदि फोकस का निर्माण हो रहा है तो वैसे कंडीशन में हम कहेंगे कि वह काल्पनिक फोकस है। देखिए फोकस तो है ना, या तो वास्तविक हो या तो काल्पनिक हो। तो डिफाइन हम लोग दोनों को एक साथ मिला के करेंगे कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन या अपवर्तन, चूंकि आपको मैं बता दूं कि अपवर्तन के बाद ही फोकस मिलता है, तो मैं फोकस को डिफाइन कर रहा हूं तो दोनों को एक साथ मिला के डिफाइन कर देते हैं। परावर्तन में भी फोकस होता है और अपवर्तन में भी फोकस होता है, मतलब कि दर्पण में भी फोकस होता है और लेंस में भी फोकस होता है। जो कि मैं फोकस बिंदु को डिफाइन कर रहा हूं, यह थोड़े कहा जा रहा है कि दर्पण के लिए डिफाइन कीजिए, लेंस के लिए डिफाइन कीजिए, मैं आपको फोकस बिंदु को डिफिनेशन दे रहा हूं। तो दोनों को एक साथ मिला के डिफाइन करेंगे। स्पेशल यदि कहता है कि दर्पण के लिए फोकस को डिफाइन करें तो सिर्फ वहां पर परावर्तन शब्द लगाएंगे। स्पेशली यदि कहता है कि लेंस के लिए फोकस को डिफाइन करें तो वहां पर हम अपवर्तन शब्द लगाएंगे। केवल फोकस को डिफाइन करें तो वहां पर हम परावर्तन भी लगाएंगे और अपवर्तन भी लगाएंगे। शायद मेरी बात को आप समझते हैं। यदि मेरी बात को समझते हैं, बुझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं डिफाइन करने जा रहा हूं फोकस बिंदु। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ये थोड़ा सा आपके मन में डाउट होगा, सर लेंस में कैसे होता है सर, थोड़ा दिखा देते हैं। ये आपका है उत्तल लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे प्रधान अक्ष में आता है और यहाँ पर ऐसे काटता है। ये भी यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर जो है यहाँ थोड़ा लेंस में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका लेंस है इस प्रकार। मैं आगे बात बताऊंगा, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये आपको पता ही है कि मूल गया, मैंने बताया था कि मूल्य की क्रिया को अपवर्तन करते हैं। थोड़ा सा अवतल लेंस में आपको दिखा दे। ये आपका अवतल लेंस है, ये प्रधान अक्ष है, ऐसे आया, यहाँ से ऐसे चला जाता है और ये बैक साइड में ऐसे आता है। ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है। बिल्कुल क्लियर है। उत्तल अवतल दर्पण के फोकस वास्तविक और उत्तल लेंस के फोकस वास्तविक, उत्तल दर्पण के फोकस काल्पनिक और अवतल दर्पण के फोकस काल्पनिक। मतलब कि लेंसवा में सीधे पलट जाता है, पलटेगा नहीं। दर्पण में होता है परावर्तन, तो लेंस में होता है अपवर्तन। यह जो है वास्तविक फोकस है कि काल्पनिक है, काल्पनिक है। ये क्या है, वास्तविक है। अब आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, आप समझ गए होंगे कि दर्पण में भी फोकस होता है, लेंस में भी फोकस होता है। ठीक है, तो इस शायद आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होने मतलब कि कल्पना प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। अब फोकस बिंदु को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब यहां से आ गया फोकस दूरी। तो दर्पण की सभी दूरियां हम लोग ध्रुव से ही मापते हैं। तो यहाँ से ये जो फोकस बिंदु के बीच का ये जो दूरी है, इसी दूरी को यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी लौक रहा है, इसी दूरी को कहा जाता है फोकस बिंदु। ये भी आपका देख फोकस दूरी है, ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक क्या है, फोकस दूरी है। मतलब कि लेंस में भी फोकस दूरी होता है और दर्पण फोकस दूरी होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो फोकस दूरी क्या है, तो फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को हम लोग छोटी एफ से डिनोट करते हैं, इसको भी हम लोग छोटी एफ से डिनोट करते हैं। ये हुआ आपको सबका परिभाषित शब्द, मैंने आपको समझाया, अभी केवल मैंने आपको समझाया है। अब आइए हम लोग बारी बारी से सबको लिखते हैं। लिखिएगा सबसे पहला ध्रुव लिख के डैश, ध्रुव लिख के डैश दीजिएगा। कहूँ भी दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ध्रुव लिख के रह दीजिए, अंग्रेजी में उससे पोल कहते हैं। ध्रुव लिख के डैश। चलिए लिखिएगा, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को
दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश लेके देखिएगा। ध्रुव को छोटी पी से सूचित किया जाता है। और कलम तेज चलाइएगा बाबू। ध्रुव को छोटी पी से सूचित किया जाता है। ध्रुव को छोटी पी से सूचित किया जाता है। छोटी पी से सूचित किया जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश लेके लिखिएगा। दर्पण में सभी दूरियां दर्पण में सभी दूरियां दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अब नंबर 2 लिखिएगा। द्वारक लिख के डैश, फटाफट लिखिएगा। द्वारक लिख के डैश, द्वारक लिख के डैश लिखिएगा। द्वारक लिख के डैश नीचे से। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण की चौड़ाई को दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश लेके लिखिएगा। द्वारक को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। द्वारक को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। द्वारक को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये मेरा अवतल दर्पण है। द्वारक को ऐसे छोटा 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 मतलब कम भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं। मतलब कि द्वारक को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। चलिए, तीसरा लिखिएगा। वक्रता केंद्र लिख के डैश। तीसरा लिखिएगा बाबू। वक्रता केंद्र लिख के डैश। वक्रता केंद्र लिखिएगा डैश देकर। कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है जिस गोला का भाग होता है कोई भी गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उस गोला के केंद्र को 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 वक्रता केंद्र कहा जाता है। उस गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश के लिखिएगा। वक्रता केंद्र को छोटी सी वक्रता केंद्र को बड़ी सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को बड़ी सी से सूचित किया जाता है। बड़ी सी से सूचित किया जाता है। बड़ी सी से सूचित किया जाता है। अब आइए बाबू, प्रधान अक्ष। पॉइंट नंबर 4, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। दिक्कत होगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस लिखिएगा डैश देकर। वह सदर रेखा वह सदर रेखा वह सदर रेखा जो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होती हुई वह सदर रेखा जो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होती हुई ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होती हुई ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होती हुई
गुजरती है, होती हुई गुजरती है, उसे प्रधान अक्ष कहा जाता है। उसे प्रधान अक्ष कहा जाता है। उसे प्रधान अक्ष कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। नीचे हल्का डैश देके लिखिएगा बाबू। प्रधान अक्ष को बोर्ड पे देखिए लिख रहे हैं बाबू। x डैश से प्रधान अक्ष को x डैश से, ठीक है बोर्ड पे लिखा हुआ है, x डैश से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। नीचे लिखिएगा थोड़ा सा डैश देकर। दर्पण के आगे सभी वस्तु, दर्पण के आगे सभी वस्तु, सभी वस्तु प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष पर, सभी वस्तु प्रधान अक्ष पर, प्रधान अक्ष पर प्रायः ऊपर की ओर लंबवत रखा जाता है। सभी वस्तु प्रधान अक्ष पर प्रायः ऊपर की ओर लंबवत रखे जाते हैं। लंबवत रखे जाते हैं। ऊपर की ओर लंबवत रखे जाते हैं। ऊपर की ओर लंबवत रखे जाते हैं। इतना बात आप रखिए। जैसे मान लीजिए ये मेरा प्रधान अक्ष है, ध्यान दो बोर्ड पर, तो जब भी मेरा कोई दर्पण है तो वस्तु को जब भी रखेंगे, ऐसे नहीं कि हम नीचे मुद्दे देखेंगे, ऐसे मुद्दे ऊपर की ओर हम लोग लंबवत जो है किसी भी वस्तु को रखते हैं। प्रधान अक्ष के ऊपर की ओर ही वस्तु को लंबवत रखा जाए। ऐसा नहीं कि वस्तु को नीचे रखें। आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसा जनरली हम लोग नहीं रखते हैं। ऊपर की ओर ही वस्तु को हम रखते हैं। अब जब भी अलग देखिएगा तो खराब होगा कि मूलिया कर देते हैं नीचे, अब गोलवा करते हैं ऊपर, नहीं। अब जब भी खड़ा रहते हैं तो सीधा खड़ा रखते हैं। तो प्रधान अक्ष पर ही हम वस्तु को रखते हैं और ऊपर क्यों रखते हैं। क्लियर? ये प्रधान अक्ष हो गया बाबू आपके पास। अब आइए थोड़ा सा वक्रता त्रिज्या को समझिएगा। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या लिखिएगा। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश के लिखिएगा। वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर या छोटी आर से, बड़ी आर या छोटी आर से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को बड़ी आर या छोटी आर से सूचित किया जाता है। बड़ी आर या छोटी आर से सूचित किया जाता है। ठीक है? अब लिखिएगा फोकस बिंदु लिख के डैश। वक्रता त्रिज्या बड़ा होगा तो बड़ी आर, छोटा होगा तो छोटी आर। लिखिएगा फोकस बिंदु लिख के डैश। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु लिखिएगा। प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, आपतित किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर
जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है, प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रधान अक्ष को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है या काटती हुई प्रतीत होती है काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस बिंदु उस बिंदु को फोकस बिंदु या फोकस कहा जाता है। उस बिंदु को फोकस बिंदु या फोकस कहा जाता है फोकस कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश देके लिखिएगा, नीचे हल्का डैश दिखेगा। फोकस बिंदु को बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। फोकस बिंदु को बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। यदि फोकस वास्तविक किरण से बना हो, यदि फोकस वास्तविक किरण से बना हो तब उसे वास्तविक फोकस कहा जाता है। वास्तविक किरण से बना हो तब उसे वास्तविक फोकस कहा जाता है। वास्तविक फोकस कहा जाता है। मुझे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। यदि फोकस काल्पनिक किरण, कोष्ठ में ऐसा लिख दीजिएगा, काल्पनिक किरण। यदि फोकस काल्पनिक किरण, अब कोष्ठ में ऐसा, ये काल्पनिक किरण है, ये आपका वास्तविक किरण है। यदि फोकस काल्पनिक किरण, कोष्ठ में ई वाला को लिख दीजिएगा, काल्पनिक किरण, ये नहीं, ई वाला, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखो बाबू, ई वाला। काल्पनिक किरण से बना हो, काल्पनिक किरण से बना हो, काल्पनिक किरण से बना हो तब उसे काल्पनिक फोकस कहा जाता है। तब उसे काल्पनिक फोकस कहा जाता है। काल्पनिक फोकस का मैंने आपको पहले बताया था, दिखाया था कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। लिखिएगा नीचे ऐसा डैश देकर। अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, वास्तविक होता है एवं उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। दिमाग में रखिएगा, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। अब लिखिएगा, सातवां फोकस दूरी। फोकस दूरी 7वां नंबर पॉइंट है, फोकस दूरी। फोकस दूरी अंग्रेजी में कहा जाता है फोकल लेंथ। इसको आप उतारिए, लिख के डैश दीजिएगा, लिख के डैश दीजिएगा। ध्रुव तथा ध्रुव तथा ध्रुव तथा ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहा जाता है। 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 नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। फोकस दूरी को छोटकी एफ से सूचित किया जाता है। छोटकी एफ से सूचित किया जाता है। छोटकी एफ से सूचित किया जाता है। अब थोड़ा सा बोर्ड पे तैस आइए आप लोग। मैं कुछ चीज बता रहा हूं आपको। देखिए यहां पे एक चीज बता रहे हैं। देखिए ये आपका पूरा डायग्राम को हम बना दिए हैं। यहाँ पर आप उतार ले सकते हैं इसको समझने के लिए। ये आपका उत्तर है। हर चीज क्लियर है। देखिए पी आपका क्या है, तब पी आपका क्या है, ध्रुव है। अच्छा, और एम आपका क्या है, तो एम आपका दर्पण है, कहने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। उसके बाद बड़की एफ आपका क्या है, तो बड़की एफ आपका फोकस है। यहाँ भी देखिए वहां भी देखिए, सब बात बदल रहे हैं। उसके बाद देखिए छोटकी एफ आपका क्या है, छोटकी एफ आपका फोकस दूरी है। अच्छा, उसके बाद सी क्या है, सी आपका जो है वक्रता केंद्र है। जान लीजिए बोर्ड पर, सी आपका क्या है, वक्रता केंद्र। मैंने जो समझाया था वो सबको एक जगह कर दिया है। और उसके बाद हाँ, उसके बाद आर आपका क्या है, आर आपका वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या है। और तो कुछ लोग नहीं रहा। एक्स एक्स डैश क्या है, एक्स एक्स डैश आपका प्रधान अक्ष है। 1 2 3 4 5 6 इतना बात मैंने आपको सिखाया था। यह वास्तविक फोकस, यह आपका काल्पनिक। इसको थोड़ा सा उतार लीजिएगा तो एकदम क्लियर है। इतने बात मैंने आपको बताया है सिर्फ आज अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। यदि इतना बात आपको क्लियर है तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल आप समझदार हैं, आप बहुत समझते हैं। यदि इतना बात क्लियर आप लोगों को नहीं हो रहा है तो आपका रिसीवर कहूं न कहूं कमजोर है। जहां भी परेशानी होगा हमको जरूर बताइएगा। मैं फिर से आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि आपको किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो। चलिए, अब आपको पता होना चाहिए फोकस दूरी को समझ गए हैं, फोकस दूरी को भी समझ गए हैं और वक्रता केंद्र को भी समझ गए हैं। एक रिलेशन होता है, चाहे तो दर्पण उत्तल हो चाहे तो दर्पण अवतल हो। F बराबर R/2, F बराबर R/2। नीचे जो है इस बात को आप छोटकी f कहने का मतलब फोकस दूरी बराबर R/2 कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। चाहे दर्पण उत्तल हो, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यह दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यह दोनों आपस में बराबर होता है, तब ना यह आपका पूरा वर्ग की आर है, यह आपका क्या है, छोटकी एफ है। मतलब कि छोटकी एफ पूरा आर का क्या होता है, आधा होता है। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 40 हो तो फोकस दूरी का मान 30 होगा। यदि फोकस दूरी का मान 30 हो तो वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा, 60 होगा। तो यह रिलेशन भी आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी बराबर क्या बाबू, वक्रता त्रिज्या एकदम दिमाग में रखिएगा। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत सारा आता है और इसको हम प्रूफ करके आपको दिखावेंगे, उत्तल दर्पण में भी दिखावेंगे
और उत्तल दर्पण में भी दिखावेंगे और अवतल दर्पण में भी इस चीज को मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि कैसे F बराबर r/2 होता है। लेकिन फिलहाल इसको आप दिमाग में रखिएगा, F बराबर r/2 तो r बराबर क्या, तो तिरछा तिरछी गुना, इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं कि r बराबर क्या होगा, तो r बराबर 2f होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं। यदि r का मान 30 हो तो f का मान 15 होगा, यदि f का मान 20 हो तो r का मान 20 कितना होगा, 40 होगा। यहाँ से भी आप दिमाग में रखिएगा कि r दुगना होता है और f आधा होता है। ठीक है, इसको आप लोग उतार दीजिएगा, आराम से उतार दीजिए सबको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर हम लोग अगला वीडियो में इसका डिडक्शन करेंगे। इस फॉर्मूला को मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि कैसे आता है। ठीक है, और आज की सेवा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।